नमस्कार प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद के लिए जो वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया गया है उसके विषय में पूरी जानकारी दूंगा, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, इसके अलावा अधिभार अंक कितने मिलेंगे, फीस कितना लगेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब तक सबमिट किया जा सकता है, प्री और मेंस के लिए क्या क्या आपको करना है और किस प्रकार से रिजर्वेशन का प्रोसेस है और क्या क्या रिजर्वेशन में आपको लगेगा, मतलब क्या क्या सर्टिफिकेट लगाना होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स भी मिलती रहें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेन जो है इसमें मेन पॉइंट ये है कि लास्ट डेट जो है एग्जामिनेशन फ़ी के लिए है। मतलब ये एक एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 से शुरू हो गया है, आज से शुरू हो चुका है। बैंक में फ़ीस जो है आप 18 तक जमा कर सकते हैं, मतलब जमा तो करना ऑनलाइन ही है लेकिन 18 तक जमा कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। और फाइनली सबमिट होगा जो है 22 तक आप फाइनल सबमिशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 स्टेप हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर फीस सबमिट करेंगे, फिर उसके बाद फाइनल सबमिशन करेंगे। तो इस प्रकार से तो आप 22 जनवरी तक फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि फ़ीस कितना है इसकी। तो फीस देखिए दोस्तों, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ीस जो है कुल 100 रुपये है और 25 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज है। इस प्रकार से 125 रुपये लगेगा। और अगर देखें अदर कैटेगरीज के लिए, ओबीसी के लिए भी इतना ही है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 40 + 25 65 रुपीज़ हो जाएगा। हैंडीकैप्ड लोगों के लिए फ़ीस नहीं लगेगी लेकिन प्रोसेसिंग शुल्क 25 रुपये लगेगा। एक्स सर्विसमैन जो होंगे, मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में या उत्तर प्रदेश में जो है जितने एक्स सर्विसमैन होंगे वो अगर अप्लाई करते हैं तो 40 रुपये उनको लगेगा और 25 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी। इस प्रकार से 65 रुपये कुल होगा। इसी प्रकार से जो लोग जो है फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हैं, मतलब फ्रीडम फाइटर्स के अगर कोई नाती पोते या लड़के हैं तो क्या है, उनको जो है उनकी ओरिजिनल कैटेगरी के अकॉर्डिंग फ़ीस देनी होगी। तो ये जो है इस प्रकार से दोस्तों ये इसका प्रोसेस है। और इसमें मुख्य बातें जो ध्यान देने वाली हैं कि यह है कि इसका आपको जो है फाइनल सबमिशन करने के लिए आप लोगों को फ़ीस जमा करना कंपलसरी होगा। फ़ीस जमा किए बिना कोई भी जो है आपको इसमें आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी प्रोवाइड करानी होगी, क्योंकि इसी पर आप लोगों को सूचनाएं भेजी जाएंगी। तो इसलिए आपको अपना पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। अब बात आती है कि आवेदन कहाँ से करें। तो आवेदन आप लोग कर सकते हैं, ये जो वेबसाइट आयोग की वेबसाइट जो है उस पर से आप आवेदन कर सकते हैं। बस तो गूगल पर जाएं और वहाँ सर्च करें uppsc.up.nic.in पर, तो वहाँ पर आप लोगों को वहाँ से आप इसको भर सकते हैं। प्रोसेस क्या है उससे हम अंत में बताएंगे। फिलहाल आगे और चीज़ों को समझ लेते हैं जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, तो इसे आप जो है अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पर देख लें कि कितना जो है। पहले आप जो है मेल ब्रांच के लिए ये जो है स्क्रीनशॉट ले लें कि जो है हिंदी में कितने पद हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से फीमेल ब्रांच के लिए ये है। और ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि फीमेल ब्रांच में मतलब कि होम साइंस के लिए सिर्फ गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती हैं, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और सब्जेक्ट वाइज जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा वो दिया जाएगा। अब बात आती है रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन जो है दोस्तों, जिन कैटेगरी, जैसे कि कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन दिया जाता है या एक्स सर्विसमैन को जो दिया जाना है या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित व्यक्ति हैं उनको जो दिया जाना है, तो वो जो है सिर्फ यूपी के लोगों को ही दिया जाएगा। अदर स्टेट के आप अगर हैं, अदर स्टेट के मूल निवासी हैं तो आपको लोगों को वो नहीं मिलेगा। अब बात आती है दोस्तों कि पे स्केल कितना होगा। तो पे स्केल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना जो है इसमें आपको पेमेंट मिलेगा। अब जो है यहाँ पर जो वैकेंसीज़ की बात है, तो वैकेंसी की संख्या जो होती है वो कम मतलब घट बढ़ सकती है, वो डिपेंड करता है कि ज़रूरत के कितनी है, तो इनको घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो एक बात और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी की जो है एक विवाह हो चुका है और दूसरी पत्नी जो है, मतलब किसी की 2 पत्नियां हैं तो उसको नहीं मिलेगा, और ऐसी पत्नी
जिसके पति का विवाह पहले हो चुका है, वो दोबारा मतलब दूसरी पत्नी है किसी की, तो उस महिला को भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार से आरक्षण यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। और मुख्य बातें यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर अब चलते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए मोस्टली जो है मिनिमम जो जहाँ पर अधिभार की बात ना की जाए, सिर्फ इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है, ज़रूरी जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। अब इसे अलग अलग सब्जेक्ट में अगर देखें तो देखिए समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी, इन सब के लिए किसी भी विषय में मतलब जिस विषय से आप भरना चाहते हैं उसमें आप पीजी हों। अब बात आती है प्रवक्ता पुरुष या महिला जीव विज्ञान के लिए, तो उसे वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में दो में से एक, बॉटनी या जूलॉजी, दोनों में से किसी एक में वो स्नातकोत्तर हो। अब बात आती है शिक्षा शास्त्र के लिए, तो शिक्षा शास्त्र में वो हो मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि से युक्त हो, पर उसके साथ LT डिप्लोमा हो और बीएड या दो में से एक होना चाहिए। मतलब ये है कि शिक्षा शास्त्र अगर एजुकेशन में अगर पढ़ाना है उसे, तो MA हो मनोविज्ञान से या शिक्षा शास्त्र से, और इसके साथ जो है बीएड हो या LT डिप्लोमा हो। लेकिन अगर जो बीएड किया, जो एमएड किया हुआ है, शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर किया, एमएड किया है, उसको जो है इसकी आवश्यकता नहीं होगी, LT डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होगी, बीएड तो वो किया ही होगा। अब बात आती है हिंदी की, तो हिंदी में जैसा कि पहले से होता आया है, हिंदी में पीजी होना चाहिए और ग्रेजुएशन में उसके संस्कृत होना चाहिए। तो वो आर्ट में जो है वो क्या किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, या संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से वो शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, तो वो हिंदी में भर सकता है। बात आती है उर्दू की, तो उर्दू में जो है स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त किया हो, मतलब पीजी हो। संस्कृत के लिए भी यही अर्हता है, स्नातकोत्तर होना चाहिए, और वाणिज्य के लिए वाणिज्य में स्नातकोत्तर। लेकिन जब गृह विज्ञान की बात आती है, तो गृह विज्ञान में वो BSc के गृहवन या गृह विज्ञान से जो है गृह कला से वह स्नातक हो या गृह अर्थशास्त्र में स्नातक हो, तो उसको जो है मान्य हो जाएगा। इसके अलावा IT कॉलेज लखनऊ से वो BSc किया हो तो भी वो इसके लिए एलिजिबल होगा। अब बढ़ते हैं अन्य सब्जेक्ट के उसके लिए क्वालिफिकेशन के लिए, और उसमें ऑप्शन है, मतलब कि ये जो कला है गृह विज्ञान का है विषय, इसमें जो है और विकल्प हैं कि इनमें से आप कोई ऐसा किए हों जिसमें स्नातक स्तर पर गृह कला या गृह विज्ञान में एकीकृत पाठ्यक्रम किया गया हो, वैकल्पिक ना हो, मतलब ये है कि आप ऑनर्स हों उसमें, तब भी आप भर सकते हैं। और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली से गृह विज्ञान में 3 वर्ष का डिप्लोमा हो या कोई अन्य उपाधि जो इसके समकक्ष हो, मतलब ये है ग्रेजुएशन के समकक्ष हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो अधिमानी अर्हता होती है, अधिमानी अर्हता को देखें तो शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान और वाणिज्य को छोड़ करके अधिमानी अर्हता जो दी जाएगी वो किसको दी जाएगी, मतलब ये है कि शिक्षा शास्त्र वाला हो, चाहे गृह विज्ञान का हो, चाहे वाणिज्य का हो, तो उसे अधिमानी अर्हता नहीं मिलेगी। बाकी और लोगों को अर्हता मिलेगी तब जबकि वो शिक्षा शास्त्र में स्नातक हो, मतलब बीएड किया हो अगर, तो जो है शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान और वाणिज्य को छोड़ करके अन्य में उसको अधिमानी अर्हता मिलेगी। अन्य जो विषय हैं उनके लिए अधिमानी और अर्हता को अगर देखें तो प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा किया हो और NCC का B ग्रेड का प्रमाण पत्र हो, तो वो जो है उसको अधिमानी अर्हता मिलेगी। अब बात करते हैं हम लोग एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है दोस्तों 21 साल से 40 साल तक का होना चाहिए, और जो है 5 साल का जो अपर जो मिलता है और रिजर्वेशन के कारण जो रिलैक्सेशन मिलता है वो भी इसमें मिलेगा। तो इस प्रकार से अपनी डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं कि उसका जन्म जो है 1 जुलाई 1999 के बाद में ना हुआ हो और 2 जुलाई 1980 के पहले ना हुआ हो, तो इस प्रकार से वो इसके लिए एलिजिबल होगा। और जो आरक्षण के कारण जो छूट मिलती है उम्र में वो यहाँ पर मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों रिटन एग्ज़ाम के लिए क्या क्या करना होगा। तो रिटन एग्ज़ाम के लिए सिर्फ वही पात्र होंगे जो कि प्रिलिमिनरी, मतलब यह है कि प्री को पास करने के बाद डिक्लेयर किए गए हों कि वो अब एलिजिबल हैं। तो उसके लिए जो है जो अनरिजर्व्ड हैं और OBC के कैंडिडेट हैं उनको 200 रुपीज़ देना होगा, 25 रुपीज़ जो है प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। और अदर के जो कैंडिडेट होंगे लाइक SC और ST के जो होंगे उनको 105 टोटल देना पड़ेगा, मतलब 80 रुपये फीस देना पड़ेगा। इसी प्रकार के एक्स आर्मी पर्सनल जो होंगे उनको 80 रुपये देना होगा, और अगर जो है इस प्रकार से उनको पूरा 80 रुपये देना होगा जो एक्स आर्मी पर्सनल होंगे। अब बात आती है
कि एग्जामिनेशन में आपको क्या करना है। तो एग्जामिनेशन में जो जो आप एप्लीकेशन के समय जो मुख्य रूप से अर्हता के लिए आपके पास जो सर्टिफिकेट है उनको लेकर के जाना होगा और उनको सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना होगा, तभी आप जो है अंदर घुस पाएंगे। तो ये है आपके मेंस एग्ज़ाम के लिए मुख्य नोटिफिकेशन। अब बात आती है कैंडिडेट को एग्जामिनेशन मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय क्या क्या ध्यान देना होगा। तो ध्यान यही देना है कि प्रमाण पत्र जो है, पहले तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अपनी अच्छी तरह से चेक कर लें कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। इसके अलावा ये और चेक कर लें कि जो 10वीं में आपका जो जन्म तिथि है वही मान्य होगी। तो कक्षा 10वीं की जो जन्म तिथि, जो कक्षा 10वीं के प्रमाण पत्र में जो जन्म तिथि लिखी हुई है उसी को लेकर के आपको चलना है, मतलब उसी के अनुसार होना चाहिए। उसमें अगर आप वो होते हैं तभी आप एलिजिबल हैं, अन्य में अगर चेंज है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोगों को इसमें ध्यान देना है। अब बात आती है कि रिजर्वेशन के लिए जिन लोगों को जो है रिजर्वेशन का लाभ लेना है उनके लिए जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए, अपडेटेड प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन हैं उन लोगों को जो है परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि तक वहाँ से उनको क्या डिस्चार्ज किया जाना होना चाहिए। मतलब आर्मी में अगर हैं तो जैसे नेसेसरी सेवा होती है 10 साल की, कि 10 साल करना ही करना है, तो उसके बाद अगर वो पास कर चुके हैं तभी यहाँ आ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं आ सकते। तो उनके पास डिस्चार्ज की स्लिप होनी चाहिए, मतलब डिस्चार्ज का एक प्रमाण पत्र लेकर के उन्हें आना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, और जो मुख्य वो हैं उनको यही ध्यान देना है कि किसी भी स्टेप में गलती नहीं करना है, क्योंकि उसमें जो है कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। हाँ, एक बात यह है, सिर्फ एक बार परिवर्तन करने का प्रावधान दिया गया है कि आप एक बार सिर्फ परिवर्तन कर सकते हैं, उसके लिए आपको फीस अलग से देनी होगी। सिर्फ और सिर्फ एक बार परिवर्तन आप कर सकते हैं। परिवर्तन कैसे करना है उसको मैं आगामी वीडियो में बताऊँगा। और देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से आप लोगों को ये ध्यान देना है कि OMR सीट जो है बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है, वहाँ पर ये सब आप लोगों को कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करना है कि आप लोगों को निकाला जाए। ये जो मुख्य रूप से जो इंस्ट्रक्शन दिए गए रहते हैं जो कि एडमिट कार्ड में भी दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको जो है 1/3 मार्क कट किए जाएंगे, मतलब 33% मार्क जो है आपके कट किए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर। इसके अलावा अगर देखें तो जो आयोग कहता है, आयोग एलिजिबिलिटी के लिए आपको कोई भी निर्देश नहीं देगा। आपको आप अच्छी तरह से विज्ञापन को समझना है, उसके बाद ही आप जो है फॉर्म भरिए। हाँ, फॉर्म भरते समय अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यही इसका मुख्य रूप से सार है। दोस्तों, अगर बात करें कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होगा तो उसका फॉर्मेट इस तरह से होगा। नोटिफिकेशन डिटेल, नोटिफिकेशन आप भरेंगे, उसके बाद पर्सनल डिटेल भरेंगे, उसके बाद अदर डिटेल्स भरेंगे, यहाँ पर पूरा स्टेप दिया हुआ है। इसके बाद एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल भरेंगे, अपना एड्रेस, फोटो और सिग्नेचर डिटेल भरेंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन सेगमेंट होगा, वहाँ पर आपको ऐसे क्लिक करना है कि मतलब आप उसे मानते हैं। जिसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो एक बार जो है आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ये देखिए इस तरह से आप लोगों के सामने आ जाए, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप फीस डिपॉजिट करेंगे सेकंड स्टेज में, और फिर अंतिम में सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे। तो फिर आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस दिखाएगा इस तरह से, अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन मोड, मतलब, और लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन हैविंग फोटो रिलेटेड ऑब्जेक्शन, प्रिंटेड डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन स्लिप। तो ये आपके एप्लीकेशन उसमें फॉर्मेट में ऐसा बना सेगमेंट मिलेगा इस प्रकार से आप लोगों को। और फिर आप लोग जो है डाउनलोड सेगमेंट जो डाउनलोड का जो पार्ट होगा उसमें से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जान सकते हैं और अपनी आंसर शीट देख सकते हैं। ये बाद का प्रोसेस होगा। तो इस प्रकार से ये एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस है और उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। बाद के जो अपेंडिक्स हैं उसमें मुख्य रूप से ये ध्यान देना है। अपेंडिक्स 1 में ये संकेत दिया गया है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो होना चाहिए वो फोटोग्राफ का जो साइज है 3.5 × 6.0 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और JPG, JPEG, GIF, TIF, .png कोई भी फॉर्मेट में हो वो चल जाएगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50 KB से अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप उसे रिसाइज करवा लीजिए या कर लीजिए। अब बात आती है कि जो है आप लोगों को सिग्नेचर कैसे करना है। तो कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, रनिंग हैंड में होना चाहिए। और इस तरह से आप पहले जो है आप एक फॉर्मेट प्रिंट कराएं। फॉर्मेट जब ऐसे होगा इस फॉर्मेट को आप प्रिंट करा लें। फॉर्मेट को जो है प्रिंट कराने के बाद आपको क्या करना है
कि यहाँ पर फ़ोटो पेस्ट करना है और यहाँ पर अपनी सिग्नेचर पे कर देना है। इसके बाद फिर इसको स्कैन कराना है और स्कैन कराने के बाद इसको ऐसे क्रॉप करा लेना है और क्रॉप करके अपलोड करा देना है। तो इस प्रकार से इसका प्रोसेस होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे करना है। अब बात आगे की जो है अपेंडिक्स 2 में, ये आप लोगों के 2 और 3 में ये इस तरह से आपके ये हैं पूरा, मतलब कैसे आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र देना है। तो ये पूरा इसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, इसमें और कोई जो है अलग से वो नहीं दिया गया है। तो आप जो है ऐसा फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, ऐसा ये फॉर्म वो है। और फिर भी अंत में जो है सिलेबस दिया हुआ है हर सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस और पूरा सिलेबस ही दिया गया है। तो ये पूरा एप्लीकेशन का विज्ञापन का डिटेल है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों को फर्दर अपडेट्स भी देंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, और जो है ये भी बताएंगे कि सिलेबस क्या होगा और सिलेबस की तैयारी कैसे करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।